बंगाल चुनाव में रैलियों और भाषणों को देखें तो साफ हो जाता है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। विपक्षी को बांग्ला बा बांग्ला, हिंदी बा हिंदी जवाब दिया जा रहा है। वोटर की जुबान में वोटर समस्या के लिए विरोधी को जिम्मेदार बताने की हर मुमकिन कोशिश है, कभी तर्क से, कभी तथ्य से, और जब ये दोनों ना हो तो भावनाओं के जरिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो अड़ी। हर वोट पर नजर है, हर वर्ग पर नजर है, कौन कट सकता है, कौन जुड़ेगा, ये जुगत हर पहर है। महिला दिवस पर भी वोटों को साधने की कोशिश दिखाई दी। ब्रिगेड मैदान से लगे आरोपों का दीदी ने चुन चुन कर जवाब दिया, लेकिन अब आगे 18 और 20 तारीख को मोदी फिर रैली कर सकते हैं। जब तक आप किसी नहले पर दहले का फैसला करें, अगली रैली उससे भी बड़ा दांव साबित होती है। किसकी बन रही है हवा और किसके दावे हैं हवाई, इस पर बात करें अपने मेहमानों के साथ। उससे पहले देखिए ये बड़ी खबर। महंगाई के खिलाफ ममता का दूसरे दिन मार्च। कोलकाता में महिला ब्रिगेड के साथ पैदल मार्च। ममता बनर्जी ने मंच से मोदी शाह को चैलेंज दिया, बंगाल को मोदी नहीं चाहिए, खेला होगा और जीतेंगे। टीएमसी साफ के बदले नया नारा, तृणमूल घरे घरे। हरे राम हरे हरे, तृणमूल घरे घरे, ये पहले भी उन्होंने मंच से कहा था और एक बार फिर से इसको दोहराया। किसने रखी है वोटर की नब्ज पर सही उंगली और कौन समझ रहा है कि क्या चाहता है वोटर? सैयद जफर इस्लाम सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। सुजाता मंडल नेता टीएमसी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। शुद्धो बनर्जी प्रवक्ता बंगाल कांग्रेस इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर हैदर जैदी सीपीआई के नेता हमारे साथ शामिल हैं। कुछ ही देर में संगीत रागी आपको नजर आएंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं इसको समझना चाहूंगा आपसे, सैयद जफर इस्लाम, उज्ज्वला योजना की बहुत बड़ी भूमिका मानी गई भारतीय जनता पार्टी की कई जीतों में, और यहां सिलेंडर को ही आज सामने रख दिया गया, उल्टा तो नहीं पड़ेगा? देखिए, वहाँ की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम, कल्याणकारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री की है वो घर घर तक पहुँच रही है, गरीबों के घर तक पहुँच रही है। ममता बनर्जी नारा दिया है उन्होंने पहले भी, लेकिन कभी किसी के सेवा नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी जो है सेवा करने में बिलीव करती है, इसलिए लोगों को अच्छे से मालूम है कि हमने जो वेलफेयर स्कीम चलाई उसके घर घर तक लोगों तक जो है वो पहुंचा है। कई ऐसी स्कीम है जैसे आयुष्मान योजना स्कीम, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करने दिया। जैसे किसान की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, उसको इन्होंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए नहीं किया, उन्हें मालूम है कि इन सब स्कीम के बाद उनको इम्प्लीमेंट करती तो और भी उनकी हालत खस्ता हो जाती, वैसे ही खस्ता है। लोगों का कॉन्फिडेंस उनमें बिल्कुल ज़ीरो है। ये सारे जो स्टंट कर रहे हैं उनको बैकफायर उन्हीं को करेगा, इसलिए कि वहाँ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ की जनता समझ चुकी है कि ये वो सरकार है जो लोगों के लिए नहीं बल्कि गुंडों की सरकार है। ऐसे लोगों की सरकार है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके लोगों की हत्या भी कर देते हैं और उन पर कुछ आँच नहीं आती है। वो सरकार है जो गरीबों के लिए चिंता करने के बजाय वह जो बहुत बड़े बड़े लोगों की वहाँ चिंता करती है। वो जहाँ कट मिलता है वहाँ उसकी चिंता करती है, जहाँ कमीशन मिलता है उसकी चिंता करती है। इसलिए हमारा जो हमारी लड़काई अब टीएमसी से है ही नहीं। हमारे वहाँ की जनता का जो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस है, कोई लड़ाई नहीं है। हम 200 सीटों से ज़्यादा जीतेंगे और कंफर्टेबली जीतेंगे, और वहाँ की जनता की सेवा करने का हमें भरपूर मौका मिलेगा और उनके लिए हमारी पार्टी समर्पित है और समर्पित होकर उनकी सेवा करेंगे। सुजाता मंडल, सिलेंडर सामने रखने से काम नहीं चलेगा, कटमनी लेना, भ्रष्टाचार, ये ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि दीदी हमेशा गरीब लोगों का सोचते हैं, पश्चिम बंगाल का जनता के लिए सोचता है, सिर्फ बीजेपी की तरह अंबानी अदानी के लिए नहीं सोचता है। ये तो अमीर लोगों का पार्टी है भाजपा।
सिर्फ हम ही लोगों का ही सोचता है, इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़े। सुजाता अब ट्रैवल करते हुए हमसे बातचीत कर रही हैं, इसलिए सिग्नल्स का इशू लग रहा है। सुजाता, अगर आप किसी जगह रुक कर हमसे बात करेंगी तो हमें सुविधा होगी, लेकिन ये खास तौर से महिला दिवस के दिन जब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं के प्रति सम्मान किसका ज्यादा है, कौन केवल सम्मान दिखाता है लेकिन हकीकतन जमीन पर कुछ नहीं करता, ये जब तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं तो क्या कोई दूसरे से अलग बड़ी लंबी लाइन खींचने में कामयाब दिखाई दे रहा है संगीत रागी? देखिए दिनेश जी, बंगाल का चुनाव मेरी समझ से इन मुद्दों से बाहर है। न बहरिया और भितरिया का वो चुनाव है, न इस बात का चुनाव है कि बंगाल की बेटी और बंगाल का बेटा का चुनाव है, न ये बुआ और भतीजे का चुनाव है। दरअसल मैं मानता हूँ कि ये बंगाल का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा जो बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धि को बंगाल बचा पाने में समर्थ रहता है या आने वाले दिनों में बंगाल कश्मीर के रास्ते पे चलेगा, ये तय करने का प्रश्न जो है इस चुनाव में तय होगा। यदि ममता बनर्जी जीतती हैं तो पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण का जो अभियान है वो उसमें गति आएगी, और यदि ममता बनर्जी हारती हैं तो बांग्लादेशी मुसलमान जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी है, रिलीजियस डेमोग्राफी है, उसको जिन्होंने बदल दिया है, करीब 123 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनकी छाप आज के दिन में देखी जा सकती है। उसमें कमी आएगी, उनको डिटेक्ट करके और उनको बाहर भेजने में भारत सरकार को आसानी होगी। प्रोफेसर रागी कह रहे हैं कि यहाँ का मुद्दा जो कश्मीर के रास्ते पर कहा जा रहा है, बहुत सारे मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन नैरेटिव सिर्फ एक है कि ममता जीतेंगी तो फिर से तुष्टीकरण होगा देश की सुरक्षा संप्रभुता के लिए, ये ठीक नहीं। आमिर हैदर जैदी, मतलब ये सामने सिलेंडर रखना, महिलाओं की सुरक्षा की बात करना, महिला दिवस पर इसको प्रासंगिक बनाने की कोशिश करना, ये काम नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले तो पूरी संसार की महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो काम संगीत जी ने अभी बात कही है वो तो बात इन्होंने बिहार में भी कही थी। बिहार में कहा था विपक्ष जीत जाएगा तो ये पाकिस्तान बन जाएगा, ये बात उत्तर प्रदेश में कही थी, यही बंगाल में कह रहे हैं। ज़फ़र इस्लाम साहब कह रहे हैं कि उनका किसी राजनीतिक दल से मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है। उनकी लड़ाई इस समय देश के किसानों से है, मज़दूरों से है, बेरोज़गारों से है, विद्यार्थियों से है, शिक्षा मित्रों से है, आंगनवाड़ी वर्करों से है। पूरे देश से उनकी लड़ाई है, राजनीतिक पार्टियों से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। ये पूरा देश जानता है। देश जानता है। जिस उज्ज्वला योजना की ये बात कर रहे हैं, जैसा प्रधानमंत्री कहते थे जब वोट डालने जाना तो सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। आज जब जनता सिलेंडर बीच में ला के कह रही है कि बीजेपी को सरेंडर करा देगी इस सिलेंडर के चक्कर में, तो ये कह रहे हैं साहब अब तो ये मुद्दा ही नहीं रहा है। पेट्रोल के दाम देश हित में बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम भी अब देश हित में बढ़ते हैं। ये सारे काम अब देश हित में हो गए। अब तो डॉलर की कीमत भी देश हित में बढ़ती है, रुपए की कीमत देश हित में गिरती है। सन 2013 के अंदर जो रुपए की कीमत गिरती थी तो केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार कहलाती थी। अब केंद्र की सरकार भ्रष्टाचारी नहीं कहलाती। क्या रुपया जो है वो नेपाल से भी नीचे और अफगानिस्तान के बराबर चला जाए। ये सब अब देश के मुद्दे नहीं रहे। देश का मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री मोर को नचाएंगे या प्रधानमंत्री को देख के मोर नाचेगा या नहीं नाचेगा। आम प्रधानमंत्री कैसे चूसेंगे, मन की बात करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे, किसानों को नक्सलवादी माओवादी कहेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग को देशद्रोही कहेंगे, जो किसान आंदोलन कर रहा है उसे देशद्रोही कहेंगे। देश सब देख रहा है। आमिर साहब, लेकिन ये आम चूसने वाली जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, ये तो 2019 के चुनावों के पहले का मसला है और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई। मतलब ये प्रोफेसर संगीत रागी और आपकी बातों को अगर मिलाकर देखूं तो क्या ये बात सच है कि मुद्दे तो होते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या होता है इस बात पर मुनहसर होता है कि कौन जीतेगा, और उस हिसाब से शुद्ध हो क्या इस वक्त सिनेरियो बदला हुआ है? सिलेंडर, महंगाई, सुरक्षा, ये सब मुद्दे हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा मुद्दा यह है
कि घुसपैठ को बढ़ावा मिलेगा, तुष्टीकरण होगा तो आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा और संप्रभुता खतरे में पड़ेगी? आपके माध्यम से आपके सारे महिला दर्शकों को मेरी नारी दिवस की देवी शुभकामनाएं। और आप जैसे कैंकर से बात करने का दोबारा मौका दे, इसलिए मैं बहुत खुश। लेकिन सबसे पहले मैं एक खेद प्रकट करना चाहता हूँ। मैं बंगाल में बैठा हूँ, कैलकाटा में बैठा हूँ, मैं एक राजनीति को 24 आवर्स, लेकिन मेरे साथ जो बात कर रहे हैं, ये जफर इस्लाम बोलिए और संगीत रागी बोलिए, ये बंगाल से 1600-1700 किलोमीटर दूर बैठे थे। इनको यहाँ की स्थिति पता नहीं है, इनको इशू पता नहीं है। और जफर इस्लाम साहब से मैं क्या जवाब दूं, ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। खियाली पुलाव तो कुछ और बात है, लेकिन सत्ता की नशा इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। टीवी चैनल के सामने भी उस नशे में चूर होके बैठ जाए। कोई माइक्रो लेवल की बात तो कीजिए। संगीत रागी अभी भी 46 या 47 की सन में बैठे हैं। उनका काम है टीवी चैनल के माध्यम से आरएसएस के सबसे घटिया दर्शन को प्रचार करना, जो हिंदुस्तान अभी 50 साल से नकारा है। ये कोई खेद की बात नहीं है कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि पेट्रोल एक इशू बन सकती है। आप बोल रहे हैं चुनाव में, एक मिनट बोल ले दीजिए, चुनाव में ये असर रखता है या नहीं। 2019 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले 3 स्टेट में मोदी जी बुरी तरह हारे थे। उसके बाद अगर हारते ही गए हैं, अगर देखेंगे 2017 के दिसंबर में यूपी इलेक्शन के बाद कहीं बाइज्जत जय उन्होंने हासिल नहीं की। और मोदी जी के आरएसएस ने वार्निंग दे दिया है, अगर आसाम तो आप हार ही रहे हैं और बंगाल ना जीत पाए तो आप जल्दी भूतपूर्व हो जाएंगे। और उसका जीता जागता सबूत ये है कि अहमदाबाद के स्टेडियम को उनके नाम का एक स्मारक बना दिया है। तो इस स्थिति में पेट्रोल क्या, अगर 98 में प्याज के ऊपर सुषमा स्वराज की गद्दी जा सकती है, तो पेट्रोल, गैस और ये सब बहुत बड़ी मुद्दे हैं। ये काम कब, ये शुद्ध बनर्जी, तो आप ये कह रहे हैं कि वो मुद्दे जिन पर पहले सरकारें गई हैं, अगर वो मुद्दे इस बार भी मुद्दे हैं तो वो शाश्वत मुद्दे हैं, उस बार भी उनका नतीजा ऐसा ही होगा। प्रोफेसर संगीत रागी ये कहते हैं कि जब उससे बड़े मुद्दे और उससे गंभीर मुद्दे सामने आ जाएं तो वो बैक बर्नर में चले जाते हैं और सेंटर स्टेज में गंभीर मुद्दे आ जाते हैं। बहरहाल इस पर मैं बात करूं, प्रोफेसर संगीत रागी, मैं आपके पास आऊंगा कि आप क्यों नहीं मानते महंगाई को एक उतना गंभीर मुद्दा या महिलाओं से संबंधित मुद्दे को। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आप सुन लीजिए। ममता का प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप। मोदी शाह को ममता ने सिंडिकेट का नेता बताया। बंगाल आकर सिर्फ झूठ बोलते हैं, कहा ममता बनर्जी ने। प्रधानमंत्री झूठ बोले, इस पर ताज्जुब होता है। शुक्र है ममता इस दौरान, जबकि सब कुछ हाई वोल्टेज चल रहा है, पहले की तरह ये नहीं कहते कि वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि यहाँ आकर झूठ बोलते हैं तो ताज्जुब होता है। सानी धापा करते हैं और यहाँ आकर झूठ बोलते हैं। क्या सानी धापा होता है और वहां जाकर झूठ बोलकर लोगों को अपनी तरफ लाने की क्या कोशिश होती है? सैयद जफर इस्लाम। देखिए, ममता बनर्जी के बारे में पहले जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जो शुद्धो बनर्जी बैठे हैं, जो अपने आप को शायद आप एनालिस्ट करके बुलाया तो उनको लग रहा है ऐसा कि उनको पूरे बंगाल के बारे में पूरी समझ है। अगर समझ है तो ज़रा इलेक्शन में चले जाओ, लड़ लो इलेक्शन, किसी पार्टी के एडवाइज़र बन जाओ। यहाँ पर टीवी में आके खुलासा करने से अच्छा है कि अपनी जितनी समझ है वो लोगों को दिखाने का कोशिश करिए। शुद्धो जी, बनर्जी जी, इतनी जो कठोर तरीके से जो आपकी बातें हैं, हम कठोर तरीके से आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम डिसिप्लिन पार्टी के एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं, इसलिए आपको शराफत से जवाब दे रहे हैं कि देखिए अपनी सीमा में रह के अगर आप बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन जब चादर से फैला, शुद्धो बनर्जी, जब आप कुछ कह रहे थे सैयद जफर इस्लाम के बारे में भी, तो पूरे धैर्य के साथ वो सुन रहे थे। यही आप करें अभी, जब वो कह रहे हैं सुने, बाद में जवाब दीजिएगा। नहीं भाई, आप प्रधानमंत्री के स्मारक के बारे में कह रहे, प्रधानमंत्री के स्मारक बना देंगे। आप जैसा घटिया इंसान नहीं देखा है जो कि अपने स्वयं प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा है कि वो उसके स्मारक बना दिए गए हैं अहमदाबाद में। देखिए, पॉलिटिक्स में हम पॉलिटिक्स करते हैं सेवा के लिए।
हमको ऐसे जो तृणमूल कांग्रेस के ये फॉलोअर हैं या इनकी जो मानसिकता यही है कि कठोर मानसिकता, लोगों के मौत के घात उठा दो, हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता उनको मारो, लाठी डंडा से करो, मारो, उनको मौत के घाट उतार दो, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से ये गुंडागर्दी वाली बात करते हैं। मैं आपको शराफत से बोल रहा हूँ, एक अच्छे पार्टी का सोल्जर होने के नाते से कह रहा हूँ कि हमने जब कहा कि हमारी कोई वहाँ लड़ाई नहीं, तो हमने लोग कहा साथ में कि हमें लोगों का जो है कॉन्फिडेंस प्राप्त हुआ है और पर्याप्त अमाउंट में प्राप्त है, इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी पॉलिसी जो रही है देश हित में रही है, जनहित में रही है। कोई हवाई चप्पल पहन के चले और जरा भतीजा का घर देखो तो तब समझ में आता है कि ये जो खोखला जो तरीका है ना आपका, वो नहीं है। अगर है मानसिकता कुछ और आपके दिखाने के लिए, कुछ खाने के लिए दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और, वैसा है। अभिषेक बनर्जी का तो एकदम हवेली बना के रखा है और खुद को जो है तेली के जैसा, मतलब इसका जवाब ले लेते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने छोटी सी बात कह रहा हूं, ममता बनर्जी को दीदी के बजाय इन दिनों बुआ संबोधन करना शुरू कर दिया है। केवल परिवार की भलाई सोची है, अभिषेक के बारे में सोचा है, पार्टी के और राज्य के बारे में नहीं सोचा। सुजाता मंडल, छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि देखिए भाजपा क्या बोल रहा है, भाजपा क्या कर रहा है, इसमें सच में हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। तो हम लोग काम करना जानते हैं, हमारा नेत्री काम करना जानते हैं और अच्छा वाला उन्नयन करना जानता है। उसमें ये लोग क्या गाली दे रहा है दीदी को और क्या गाली दे रहा है हमारा युवा नेता को, ये सब जवाब ना भगवान और जनता जनार्दन दे देगा उन लोगों का। जब बीजेपी के रिजल्ट में आएगा। सुजाता जी, आप कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब ममता जी बोलती हैं तो मोदी शाह का ही नाम रहता है उनके जुबान पर। फिर तो अपने प्रोग्राम गिनाएं, अपनी पॉलिसीज बताएं। सुनिए, देखिए, एकमात्र बंगाल का एक चीफ मिनिस्टर है जो मतलब लड़की, मतलब सैयद जफर इस्लाम, मैं आऊंगा आपके पास, आप कहिएगा भी, आपकी आवाज नहीं जा रही है। औरत चीफ मिनिस्टर, और उसको हराने के लिए पूरा बीजेपी पार्टी एकदम नेस्टी तरीका से आ गया और पूरा बीजेपी पार्टी, पूरा सेंट्रल लीडर, एकदम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लग गया उसके पीछे से ममता जी को हराने के लिए। क्या ये असंवैधानिक है? ये नहीं किया जाना चाहिए? कानून की किताबों में इसे गलत करार दिया गया है? सुजाता मंडल, देखिए, मैं मानती हूँ कि ममता जी को हराने के लिए भाजपा को 7 जन्म लेना पड़ेगा, तब ममता जी के पास में आ सकता है। नहीं, वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो किया जा रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी फुल थ्रॉटल एफर्ट्स मार रही है तो क्या इसको आप गलत करार दे सकती हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो पार्ट टाइमर के तौर पर आए, कभी कोशिश करें, उनके कुछ नेता आए ना करें? क्या आप ऐसा चाहती हैं? अगर वो पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं तो इसमें समस्या क्या हो सकती है? आप भी लगिए, आप अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज गिनाइए। आप कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम जुबान पर रहता है। मैं आपके पास आऊंगा सुजाता जी, इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले पीरजादा की पार्टी आईएसएफ ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह मांगा। आईएसएफ का चुनाव चिन्ह लिफाफा हो सकता है। इंडियन सेकुलर फ्रंट का चुनाव चिन्ह लिफाफा मुमकिन है। लिफाफे को लेकर आवेदन किया गया है। अब इस लिफाफे में जनता का मन क्या उसके हिसाब से चीजें हैं या कोरी लिफाफेबाजी है, ये जनता तय करेगी। फिलहाल लिफाफा मांगा जा रहा है चुनाव चिन्ह के तौर पर, लेकिन आईएसएफ के आने के बाद पूरा सिनेरियो किस तरीके से बदला है। 2019 में जब 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसके बाद अभी स्थितियां कितनी बदली हैं और क्यों जीती थी भारतीय जनता पार्टी 2019 में 18 सीटें? 40% वोट क्यों मिले थे भारतीय जनता पार्टी को? सिनेरियो वैसा ही है या ममता बनर्जी का दावा इस बार ज्यादा मजबूत है? आइए देखें गठबंधन से कैसे नुकसान, मोदी दीदी में घमासान। जब मोदी और दीदी ये बायपोलर हम मुकाबला इसकी बात करते हैं, तो हमको ये भी देखना चाहिए कि वामपंथ और कांग्रेस का जो गठजोड़ है, जिसमें अब आईएसएफ भी शामिल है, वो असल में नुकसान किसको पहुंचा रहा है, किसको फायदा पहुंचा रहा है? यहां देखिए क्या हुआ था। कांग्रेस के काले हाथ तोड़ दो, मरोड़ दो, ये कहा जाता था। प्रधानमंत्री ने ये बात कही ब्रिगेड मैदान में अपनी रैली में कि पहले तो ये कहा जाता था, फिर आज काला हाथ गोरा कैसे हो गया और उसी से जाकर आपने हाथ कैसे मिला लिया? क्यों प्रधानमंत्री जब हमला करते हैं तो केवल ममता निशाने पर नहीं होती है? अगर ये बाइपोलर है तो सीधे सीधे ममता पर निशाना होना चाहिए। क्यों लगे हाथ, ये जो गठजोड़ बना हुआ है वाम मोर्चा और कांग्रेस का, उस पर भी हमला होता है। ये इसलिए होता है, इन लाइनों में छिपा हुआ रहस्य देखिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 18 सीटें जीतने में लेफ्ट का रोल माना जाता है। यह कहा जाता है कि तब क्योंकि
कांग्रेस और लेफ्ट साथ में चुनाव में नहीं गए थे, 2019 में अलग अलग गए थे, 2016 में जरूर विधानसभा के चुनावों में साथ थे। उस समय लेफ्ट ने यह तय किया था कि ममता को अगर रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दो और ममता को रोको। इसीलिए कहा गया था 2019 में हाफ और 2021 में साफ। यह लेफ्ट का नारा था। भारतीय जनता पार्टी को टेसिटली सपोर्ट किया गया था। लेफ्ट के दम पर 2 सीटों से 18 सीटों पर पहुंची थी भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए यह कहा जाता है कि अपना वोट बैंक तो तृणमूल कांग्रेस ने इंटैक्ट रखा, लेकिन उधर जो लेफ्ट का वोट था वो काफी ट्रांसफर होकर भारतीय जनता पार्टी के पास आया। भारतीय जनता पार्टी को लेफ्ट कांग्रेस के वोट को दोबारा छिन जाने का खतरा है। अब जबकि ये दोनों चुनावी मैदान में हैं और इस बार गठजोड़ के साथ चुनावी मैदान में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि वो वोट जिसके जरिए वो 2 से 18 पर गए थे, क्या विधानसभा में वो करिश्मा दोहरा पाना मुमकिन होगा? क्योंकि जब भी विधानसभा की तर्जुमानी होती है 18 के हिसाब से, तो यह कहा जाता है कि 121 सीटों पर आप असेंबली सेगमेंट के हिसाब से बढ़त को काउंट कर सकते हैं। गठबंधन कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को दूसरे तीसरे पर ढकेल सकती है। यह माना जा रहा है कि अगर ये भी पूरे दमखम के साथ आते हैं तो कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे या फिर तीसरे स्थान पर जा सकती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं, बहुत ज्यादा वोटों का अंतर नहीं होता जिसके लिए लड़ाई होती है। लेफ्ट के 34 साल शासन करने की वजह से एक अंडर करंट काम कर रहा हो सकता है, और हो सकता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित और यहां तक कि जो राजनीति कर रहे हैं उनको इस बात के बारे में बहुत अंदाजा नहीं हो और लेफ्ट भीतर ही भीतर अपना काम कर रहा हो। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से यह एक ऐसा फैक्टर है जिसको अभी तक उतना काउंट करके नहीं चले हैं वो लोग जो चुनाव को समझने की, पढ़ने की, परखने की कोशिश करते हैं। मैं आमिर हैदर जैदी के पास इस बात को लेकर जाऊंगा। आमिर हैदर जैदी साहब, 2019 के मुकाबले सिनेरियो कितना बदला हुआ है और कितना आपके फेवर में है? देखिए दिनेश साहब, एक तो ये सिंडिकेट की लड़ाई है, एक गैंग के अंदर झगड़ा हो गया है, उस गैंग की आपस की लड़ाई है। और कम से कम आप जैसा पत्रकार ये इल्ज़ाम जब लगाता है लेफ्ट के ऊपर के साहब लेफ्ट ने लेफ्ट की वजह से बीजेपी बंगाल में आई थी, तो आपको देश से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आपके पास तथ्य ना हो, वरना तो आप मुझे उन तमाम लोगों को कहिएगा जिन्होंने ये बात कही थी। मैंने तो तथ्यात्मक रूप से बात कही है। तथ्य देंगे, बहरहाल आप अपनी बात कहिए। आपके पास चैनल है तो आपको अधिकार नहीं बनता है 2019 में बैठ के बकवास करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं जैदी साहब, नहीं ये लेफ्ट के नेताओं ने नारे लगाए थे। नहीं, अगर आपको ये अधिकार है आपका। आमिर हैदर जैदी साहब, अब आप एक चीज और, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो देखिए ये मैं भी कर सकता हूं, उंगली दिखाकर बात करना, और आपको बाइज्जत मेहमान की तरह यहां बुलाया तो आप कुछ भी कहते चले जाएंगे। आपका हक मैं जो कह रहा हूं तथ्यात्मक कह रहा हूं, और आपके कहने से कोई तथ्य सच या झूठ नहीं हो जाएगा, वो तथ्य के रूप में सामने रहेगा। आमिर हैदर जैदी, मैं हट जाता हूं। आपको मानने से दिक्कत है, ऐतराज है तो आप बोलिए। मैंने तो तथ्यात्मक रूप से आपके सामने बात रखी है, आपको मानना है तो बोलिए, नहीं मानना है तो बोलिए। कोई तथ्य है, और जाइए सारे लोगों को, आप उन तमाम लोगों को जाकर ये कहिए कि माफी मांगो जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए तब वोट देने के लिए कहा था ममता को रोकने के लिए। आपके चुनावी प्रोस्पेक्ट पर इसका असर पड़ सकता है, मैं ये समझता हूं आमिर हैदर जैदी, लेकिन उसके लिए आप खंभा नोचने लगेंगे, ये तो ठीक नहीं। लेकिन आपने कैसे कह दिया कि लेफ्ट और बीजेपी एक थे? मैं जानता हूं कि तथ्यों को स्वीकारने से चुनावी प्रोस्पेक्ट्स पर असर पड़ता है आमिर हैदर जैदी। अगर आप मेरे सवाल का जवाब देते हैं तो ठीक है, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। आप कुछ भी बैठ के कह देंगे, कम से कम इतना अपने चरित्र को इतना मत गिराइए, इतना मत गिराइए। पत्रकारिता नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने मंच से एक बात कही आमिर हैदर जैदी कि जो हाथ काला था जिसे तोड़ने मरोड़ने की बात थी, वो आज मिलने कैसे लगे? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए। कितने प्रिंसिपल पर, कितने उसूलों पर सियासत हो रही है, क्या लोग देख नहीं रहे हैं? आपके कहने से सच झूठ और झूठ सच हो जाएगा आमिर हैदर जैदी। हमारी सिद्धांतिक सियासत होती है, हम धर्म की सियासत नहीं करते। देखा है ना, लोगों ने देखा है, वही तो सवाल है मेरा कि इस बार कितना सिद्धांत है, और आपके सैद्धांतिक आपकी सैद्धांतिक जो बातें हैं वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भी लोगों ने देखी थी। अमित शाह जी का नाम नहीं ले सकता। कांग्रेस कुछ और चाह रही थी, आईएसएफ को लेकर आप कुछ और चाह रहे हैं। कितने उसूल, कितने सिद्धांत होते हैं आमिर हैदर जैदी, किसको बता रहे हैं? मामला है जब किसी वही मामले की बात कर रहा हूं ना, वही मामला है कि किसको सपोर्ट करना है। खैर, संगीत रागी, इस बात से कितना फर्क पड़ता है लोगों को ये कहने से कि अब देखिए हम इसके साथ हैं, आप वोट इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, या इस बार हम इनके साथ नहीं हैं, इनको वोट मत देना। देखिए, मुझे लगता है कि आमिर हैदरी जो है ना कुछ ज़्यादा उबाल में आ गए, बहुत ज़्यादा उबाल। आपने सिर्फ इतनी बात कही थी कि ऐसा कहा गया कि बंगाल में लेफ्ट ने जानबूझकर के वोट खिसकाया, ऐसा कहा गया है।
लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैं सहमत हूं इस बात से कि जो भी वैचारिक पार्टियां होती हैं वो अपनी राजनीति करती हैं, वो वोट खिसकाती नहीं है। दरअसल लेफ्ट का और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग और वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी शिफ्ट किया और टीएमसी के तरफ भी शिफ्ट किया। एक वैसे संगठन का नाम नहीं संगीत रागी, लेकिन ये बार बार कहा जाता है और तृणमूल तो खम ठोक कर कहती है कि हम तो 43% थे। सर्वे करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, और वहीं हैं हम। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं 40+ हम हैं और थे। लेफ्ट और कांग्रेस का वोट घटा है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के दिन में बंगाल की राजनीति में लेफ्ट हाशिए पर है, अंडर करंट जैसी कोई बात नहीं है। 34 साल तक शासन के बाद बंगाल के लोगों को इस बात का पता है कि जो बंगाल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो जीडीपी में जो होता था, कंट्रीब्यूशन होता था, वो वामपंथ के समय खत्म कर दिया गया, लगभग 8% पर ला करके छोड़ दिया गया। एक समय था जब बंगाल जो है वो 25% भारत के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती थी, 16% कंट्रीब्यूट करती थी। मेरा सवाल संगीत रागी बहुत सीधा है, छोड़ी तो उन्होंने वहां मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कर दिया था। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि हाँ बताइए, अगर यूनिवर्स मान लीजिए 100% आप मानकर चल रहे हैं और उसमें से तृणमूल कांग्रेस अपना वोट इंटैक्ट रख रही है, तो जाहिर है बाकी का वोट इधर उधर शिफ्ट हुआ था ना। क्या वो कंसोलिडेट होकर इस बार इस गठबंधन की तरफ जा सकता है और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस से यदि इतने बड़े लोग यदि टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक परिवर्तन की हवा है। तृणमूल से लोगों का मोह भंग हुआ है। ये मान करके चलिए कि तृणमूल का एक बड़ा वोट बैंक, जिस प्रकार से लेफ्ट का और कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक, खास करके हिंदुओं का वोट बैंक जो छिटक करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आई थी और 52% के आसपास हिंदुओं को वोट की थी, वो यदि 70% तक चली जाती है हिंदुओं का वोट, तो देखिएगा बंगाल की राजनीति में एक नया भूचाल आएगा, एक नया परिवर्तन आएगा। और इस संभावना से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे हैं कि 70% कंसोलिडेटेड अगर मिल गया तो सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, और इस बार यह प्रबल संभावना है। लेकिन नंदीग्राम में महासंग्राम की तैयारी में है ममता। 10 मार्च को करेंगी ममता बनर्जी नामांकन। ममता बनर्जी कल ही पहुंच जाएंगी नंदीग्राम। ममता के सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नॉमिनेशन पेपर सबमिट करेंगे। तो शुभेंदु बनाम ममता, सबको ये लगभग उतना ही दिलचस्प है जैसा आपने कभी सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी के बीच में मुकाबला या स्मृति और राहुल के बीच में मुकाबला देखा होगा। लेकिन इस बार क्या इस तरीके से ये जो मुकाबला हो रहा है उसमें शुभेंदु का जो दावा है 50,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा, उस पर हम आएंगे। लेकिन एक बार फिर से उधर चलें जहां ये बातें कही गई कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों की मानसिकता को और यहाँ के लोगों के मुद्दों को मैं समझती हूँ, और जो बाहर से आए हैं वो इसको नहीं समझते और यहाँ की अस्मिता पर हमला करने वाले हैं। सुजाता मंडल, अब सवाल ये है कि आप लोग जय बांग्ला का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी जगह पर संस्कृति को और पुराना जो वैभव है वेस्ट बंगाल का, उसको फिर से बहाल करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ है। ये कैसे हो सकता है कि आप लोग जय बांग्ला भी कर सकते हैं और वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ की अस्मिता को बचाया भी नहीं? देखिए मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, भाजपा लोगों का, भाजपा नेताओं का प्रश्न का उत्तर देना मतलब समय नष्ट और मतलब खुद का मुंह भी नष्ट। तब भी आप पूछ रहे हो, इसलिए बोल रही हूँ कि ममता जी पश्चिम बंगाल का जनता के लिए सोचता है। वो जो बीजेपी वाला गरीब लोग खाने पीने मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अंबानी आधार और मेरा पेट भरे, इसलिए रेगुलर, देखिए रेगुलर मेरा फैमिली भी एक रिटायर्ड पर्सन का फैमिली है। आप सोचो तनख्वाह तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन खर्चा इतना बढ़ते जा रहा है, कौन भरेगा? तो ये मैं बोलती हूँ, जिस पार्टी लोगों का दिल का नहीं सोचते हैं, पेट्रोल डीजल नहीं। लेकिन आप ये जो बातें गिना रही हैं इसका जवाब हमने पहले देखा क्या दिया गया है कि ये मुद्दे हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन ये सेंटर स्टेज वाले मुद्दे नहीं है, ये टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल नहीं होंगे जब ईवीएम दबाने के लिए लोग जाएंगे। उस समय मुद्दे कुछ और होंगे। शुद्धो बनर्जी के पास लेकर इस बात को एक बार फिर से जाता हूं। शुद्धो, उस समय आपने ये बात सुनी भी थी कि आप लोग मुद्दों का जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, सबसे गंभीर मुद्दा तो यह है कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा है तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से। मैं कुछ बातें मैं तथ्य पहले देना चाहूंगी, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं।
आप दोबारा पूछ रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्योंकि आपको नहीं लगता कि एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है वहां? जिस बात को जनाब मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ, मैं आपने जो जवाब दिया था वो सुना था सर, सवाल का जवाब मिला नहीं था, इसलिए रिटरेट कर रहा हूं। प्लीज बोलिए बात अपनी। मैं उत्तर दे रहा हूं जनाब। आप अगर डेमोक्रेटिक चेंज की बात बोलेंगे मैं उस पर जरूर आऊंगा, डेमोग्राफिक, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव का कोई संपर्क नहीं है। मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतलब नतीजा याद करा के जाफर इस्लाम साहब को दोबारा मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ। और बिहार में भी क्या हुआ था, लोकसभा विधानसभा में आपको पता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं सबको, शायद मेरे तथ्य से जाफर इस्लाम को कुछ ज्ञान मिल जाए कि 1990 में कांग्रेस सरकार के साथ थे लेफ्ट वाले, यूपीए गवर्नमेंट के साथ थे लेफ्ट वाले। 2016 में भी हम लेफ्ट आए हैं, आज भी हम बंगाल में लेफ्ट के साथ है और केरल में लेफ्ट के खिलाफ है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मोदी जी की काले हाथ जो है वो काले हाथ का बात जवाब आपको दे दिया। 2018 में जब पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भयंकर वायलेंस किया था, तब गांव के लोगों का जो अधिकार है पंचायत में वोट देने का, उसी का बदला था 2019 में भाजपा की तरफ वोट ट्रांसफर करना। और उसके बाद भी बिहार का विधानसभा याद करके संकेत रागिया, जफर इस्लाम को भली भली पता है कि इस बार वो मिल नहीं सकते। जहां तक आप बोल रहे सेंटर स्टेज वाले, आप मुझे बताइए और क्या मुद्दा हो सकता है? मुद्दा हो सकता है तुष्टीकरण का मुद्दा। कौन सा? मोदी जी की लगातार अंबानी और अडानी को तुष्टीकरण का मुद्दा, सारे प्राइवेट पार्टीज को तुष्टीकरण का मुद्दा, रेलवे को बेच के ये उद्योगपतियों को तुष्टीकरण का मुद्दा, आपके सारे पैसा कॉर्पोरेट के ऋण माफ करके। शुद्धो ने एक बात अहम बोली यहाँ पर कि जब ये कहा गया था कि ये काले हाथ हैं, उसके बाद कई बार हम लोग साथ में चलकर यहाँ तक कि सरकार में भी हम लोग शामिल रहे। तो अब ये बात पूछा जाना अप्रासंगिक है। इसका जवाब मैं लूंगा सैयद जफर इस्लाम से कि बहुत पुरानी बात पूछी जा रही है क्या। लेकिन ये अहम खबर, बंगाल में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक नई कोशिश। मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में वोट मांगा। वोट मांगने के लिए मोदी वाला नया पोस्टर जारी किया। पोस्टर में प्रधानमंत्री को मोदी दादा बताया गया। प्रधानमंत्री को मोदी दादा बताया गया। ये जो एक नया विमर्श छेड़ा गया है, इसके बारे में मैं अपने मेहमानों की राय लूंगा। लेकिन उससे पहले इधर अगर मोदी दादा हैं तो दीदी क्या कर रही हैं और दीदी किसके सहारे हैं? ये आपको मालूम है, प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर आए, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई कि बहुत सारे लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़कर चले गए और उन्होंने ये कहा कि अब हमसे ज्यादा स्ट्रैटेजिस्ट की चल रही है, हमको वहां पर हमारी नहीं सुनी जा रही। जो हम चुनाव जीत कर आए हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाने वाला हमको बता रहा है। बहरहाल अब इन दो चेहरों पर रिलाय किया जा रहा है। यहां आपको नुसरत और मिमी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने लोकसभा के चुनाव में एक ने 3 लाख से ज्यादा और एक ने करीब 3 लाख 2,95,000 से भारतीय जनता पार्टी के ही अपने प्रतिद्वंदी को हराया था, लिहाजा ममता बनर्जी का इन पर काफी भरोसा है। और क्योंकि इन दोनों ने अपने करियर के पीक में रहते हुए तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की थी और तृणमूल कांग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट किया, लिहाजा ये दोनों ही इस समय मुख्य स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर हर समय जाकर माइक्रो प्लानिंग से लेकर मेगा प्लानिंग तक ममता दीदी का सहारा बन रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी संगठन के लिए काम कर रहे हैं और ये दोनों हर जगह ममता दीदी को क्या करना चाहिए इसको लेकर सलाह मशवरे में शामिल होती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ममता दीदी इन पर इतना रिलाय करती हैं कि ये साए की तरह ममता बनर्जी के साथ चल रही है। लेकिन एक बात हमको ये समझना चाहिए, यहां आप वो फैक्ट्स देख रहे हैं जिसकी वजह से मिमी को और नुसरत को इस समय हैवी वेट माना जा रहा है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यही काम ममता बनर्जी को पहले करना चाहिए था? तो इतने सारे लोग छिटक कर तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ का रुख नहीं करते। आइए जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। सुजाता जी, ये ठीक होता क्या कि ममता जी शुरू से ही पार्टी के लोगों को पर भरोसा करके उनके फीडबैक पर रिलाय करके आगे चलती, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं एक ही बात मानना चाहती हूँ और एक ही बात मानती भी हूँ कि हमारी पार्टी में ममता दीदी ऑल एंड ममता दीदी फुल एंड फाइनल बातें बोलता है। ममता दीदी अभिषेक दा मिलके जिसको सोचा कि हाँ जो कैंडिडेट अच्छा है, जो मतलब कैपेबिलिटी है, उसको ही टिकट दिया। एक्चुअली हमारा कैंडिडेट एक ही है, वो है ममता बंदोपाध्याय। हम लोग सब फेस है और उसका डिसीजन हम लोगों का सराफ के ऊपर। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है। ठीक है, तो क्या इस बार अब ये प्रोफेसर संगीत रागी से मैं जानना चाहता हूं, आपने कहा कि ममता हमारा फेस है, बाकी और सब चीजें गौण हैं, सेकेंडरी हैं, तो मैं ये बात जानना चाहता हूं कि इधर से मोदी दादा फेस होंगे और उधर से ममता दीदी फेस होंगी, संगीत रागी जी?
देखिए, ममता दी और यदि मोदी जी में यदि कोई एक कंपैरिजन नहीं है, तुलना नहीं है। प्रधानमंत्री की एक अंतर्राष्ट्रीय साख है, राष्ट्रीय साख ही नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय चुनाव तो विधानसभा के हो रहे हैं। ममता दी की वो नहीं चुनाव, मैं वही कह रहा हूँ, साख की बात। आज के दिन में कोई भी व्यक्ति, एक अपोजिशन का आदमी भी नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री ने अपने भतीजे को आगे बढ़ाया, अपने भाई को आगे बढ़ाया, अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे बढ़ाया, उनको करोड़ों का संपत्तिवान और मालिक कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी के दामन पे दाग हैं, उनके अभिषेक बनर्जी पर करोड़ों की दलाली, ये सारे इल्ज़ाम हैं। ममता बनर्जी अपने खुद कह चुकी हैं कि भाई जो कट मनी लेते हो, अब इलेक्शन आने वाला है, ये कट मनी अभी कम से कम कोविड टाइम्स में मत लिया करो। ये सब चीजें उनके, लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं प्रोफेसर संगीत रागी, पब्लिक डोमेन में है। इसका मतलब है, जब इस तरह की स्थिति होती है। 10 सेकंड में कहता हूँ। देखिए, एक चुनाव में बस 10 सेकंड एक बात कह लेता हूँ। देखिए, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे आ करते हैं, लेकिन जैसे कोई एक बहुत बड़ा मॉल है तो उसमें एक एंकर स्टोर होता है, तो एक एंकर विमर्श होता है जो पूरे वो मेन स्ट्रीम होता है, बाकी सारी चीजें मिलती जुलती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पर भी आप देखेंगे कि मुद्दे बदलते हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो पूरी चीजों को डोमिनेट कर देता है। मुझे लगता है बंगाल की पहचान इस चुनाव में वहां का सबसे डोमिनेटिंग मुद्दा होगा, क्योंकि ये बंगाल के अस्तित्व नहीं, का अगर सवाल बंगाल है। की पहचान वहां का डोमिनेटिंग मुद्दा होगा, या बंगाल अपनी अस्मिता को बचा पाएगा। ठीक है, आपने बात कह दी प्रोफेसर संगीत रागी। वक्त हमारे पास कम है। सैयद जफर इस्लाम, मैं आपके पास ये जानने के लिए पहुंच रहा हूं कि आप लोग मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों में ही लगभग ये एक कॉम्पिटिशन है कि आप जो आप उधर से कहेंगे उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ऐसे में अगर ममता बनर्जी एक चेहरा प्रोजेक्ट होती हैं सीएम के तौर पर, जो संभालेंगे आगे कुर्सी, इधर से मोदी का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है, क्या ये एक तरीके से विकल्पहीनता है कि मोदी के अलावा आपके पास कुछ है नहीं, या इसी में आपकी ताकत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो सबसे वरिष्ठ नेता हैं और सबसे ज़्यादा इस देश के इतिहास में किसी एक लीडर की लोकप्रियता है। देखी जाए तो इतिहास बताता है कि जब से देश आज़ाद हुआ, इतनी लोकप्रियता किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला है। ये पहले लीडर ऐसे हैं। जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी, जैसे संदीप रागी जी भी कह रहे थे, कि अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी पूरी कोशिश होती है जीतने की। जाहिर है, जीतने के लिए जाते हैं और हमारे जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितने अच्छे लीडर्स हैं, उनको लोगों तक पहुँचाने, उनकी बात लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ साथ बाकी और सारे भी लीडर्स वहाँ पर जो कैंपेन कर रहे हैं, हम हर इलेक्शन को, ये अकेला इलेक्शन नहीं है, हर इलेक्शन में हम अपनी पूरी दमखम ताकत से जुड़ते हैं, इसलिए कि हमारा लक्ष्य ये है कि ऐसी ताकतों को हटाओ जो समाज के लिए कहीं ना कहीं तकलीफ के लिए है और समाज में लहरने वाले लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया, आपको बीच में रोक रहा हूं इसके लिए माफी, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। हमारे साथ जुड़े तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि दर्शक अपने मतलब का लब्बो लुआब इस चर्चा से निकाल लेंगे। इस अहम खबर के साथ मैं इस आज के एपिसोड को अड़ी के विराम दूंगा। एक बार फिर ममता को चुनौती देने आएंगे मोदी की अगली रैली 18 मार्च को हो सकती है पुरुलिया में। प्रधानमंत्री की अगली रैली संभव है 18 तारीख को पुरुलिया में मोदी रैली कर सकते हैं। 20 तारीख को काक द्वीप में हो सकती है रैली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।